हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, इस फिनोमेना में अमूमन जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और इनटू अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, इनमें रेजोनेंस होती है। तो इस टाइप ऑफ रेजोनेंस को कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हमें कार्बोकेटाइंस में मिलता है, जिस तरह CH3 CH2 पॉजिटिव, इनमें हमें हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। अब डिटेल से समझेंगे। इसी तरह से फ्री रेडिकल्स में हमें मिलेगा, दैट इज़ CH3 CH2 और डॉट फॉर ए फ्री रेडिकल। हमें अल्कीन्स में मिलेगा। अल्कीन्स जो हमारे पास होते हैं हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनमें हमें मिलेगा अल्कीन्स में। और हमें कार्बेनाइंस में भी मिलता है। कार्बेनाइंस यानी कार्बन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, दैट इज CH3 CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। तो इनमें हमें हाइपर कंजुगेशन मिलता है। हाइपर कंजुगेशन से हम क्या चीज़ समझते हैं या किस लिए इसको हम अप्लाई करते हैं? हाइपर कंजुगेशन हमें स्टेबिलिटी देता है किसी अल्कीन का या किसी दूसरे का। तो रिमेंबर, जितना मोर हाइपर कंजुगेशन होगा, मोर हाइपर कंजुगेशन, तो हमें मिलेगी मोर स्टेबिलिटी। वहाँ पे हमें मिलेगी मोर स्टेबिलिटी। हाई हाइपर कंजुगेशन तो हाई स्टेबिलिटी। तो देखते हैं कि अब आगे हमें ये किन किन चीज़ों में हेल्प करेगा, कौन से कंसेप्ट को समझने में। ये एक कार्बोकेटाइन है और अब हम हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइंस में समझते हैं। अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमें कुछ यूँ मिलेगा कि कार्बन हैज़ 3 सिग्मा बॉन्ड विद 3 हाइड्रोजन्स। उसके बाद सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, दैट इज़ कार्बोकेटाइन विद द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन था जो ये दे चुका है किसी एटम को, जस्ट लाइक क्लोरीन, और क्लोरीन उससे ये इलेक्ट्रॉन लेके इसको पॉजिटिव छोड़ दिया है। पॉजिटिव छोड़ना मीन्स कि अब कार्बन के साथ इधर कार्बन बजाते खुद sp2 हाइब्रिड हो गया है और इसके साथ एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। दिस इज़ दैट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और ये उसका पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो अल्फ़ा कार्बन है, रिमेंबर ये जो कार्बन हमारा टारगेट होता है वो फंक्शनल उसको कह सकते हो या एक्टिव कार्बन, और उसके साथ जो कार्बन जुड़ा होता है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन। जबकि हम कभी ये भी लिखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड कार्बन होगा तो वो अल्फ़ा कार्बन होगा। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन के साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अपनी रेजोनेंस कर सकता है विद दिस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो इस वजह से इसको हम सिग्मा और p रेजोनेंस भी कहते हैं, सिग्मा p रेजोनेंस। ये रेजोनेंस अब कैसे होगी, आप में कुछ यूँ मिलेगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर शिफ्ट होने की वजह से जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसमें यहाँ पे हमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा और इसका अब स्ट्रक्चर हम कुछ यूँ लिख सकते हैं कि ये अब वो कार्बन हुआ हैविंग दोज 2 हाइड्रोजन्स। नाउ ये हाइड्रोजन अब पॉजिटिवली चार्ज रह गया है और नीचे डबल बॉन्ड रह गए, ये बना है CH2 उसी स्ट्रक्चर से। तो इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं कि यहाँ पे अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान किसी किस्म का बॉन्ड मौजूद नहीं है। दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे
उतने ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा ये स्ट्रक्चर बनेंगे उतना वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी हासिल करता जाएगा। इस एग्जांपल में हमने एक हाइड्रोजन को नो बॉन्ड रेजोनेट किया, हाइपर कंजुगेट किया, तो इसका अब ये जो है हमें जो दिखाई दे रहा है ये इसका एक स्ट्रक्चर बना। इसी तरह से आप इस दूसरे हाइड्रोजन को हाइपर कंजुगेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। तो अब इसका बना एक और नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसी तरह से अगर हम ये नीचे वाला हाइड्रोजन निकाल दें तो वहाँ पे नो बॉन्ड बन जाएगा एंड यू विल गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितने ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उतनी स्टेबिलिटी भी हासिल होगी, और ये स्ट्रक्चर का बनना डिपेंड करेगा अपॉन दी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है विद दी अल्फ़ा कार्बन। अगर ये जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब अगर हम इन कार्बोकेटाइंस को देखेंगे तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसका मतलब है कि मिथाइल कार्बोकेटाइन इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। दिस इज़ वाई दिस इज़ द लीस्ट स्टेबल। उसके बाद जो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन ये लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसके पास जो है वो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और इन टर्न जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इट इज़ लेस स्टेबल देन द टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि अब इसके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं और 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। तो इस तरह से जितना हाइपर कंजुगेशन जो है एक कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी इस तरीके से दे जाता है। Hyperconjugation in free radicals. Free radical species having an unpaired electron are free radicals. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दिस इज CH3 बॉन्डेड टू CH2 और इसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इस किस्म के स्पीशीज़ जो हैं दे आर नोन एज फ्री रेडिकल। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ यूँ मिलेगा कि दिस कार्बन जो sp3 हाइब्रिड है उसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। आगे कार्बन जो है दैट इज़ उसके पास 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड हैं, और अब इसके साथ जो है एक अनहाइब्रिड एक p आर्बिटल बचता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इससे पहले कार्बोकेटाइन में ये आर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी था, अब यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। अब जब ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके पाई बॉन्ड बन जाएगा और हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये कार्बन हुआ, इसके पास सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बना, और बस इसको मैं CH2 अब लिखता हूँ। और यहाँ पे अब हमारे पास ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पर भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ है, यानी ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका है और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके पाई बॉन्ड बना दिया है। तो इस तरह ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। सिमिलरली यहाँ ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, तीसरा भी शिफ्ट कर सकता है। तो अगेन जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे
उतने इसके ये फ्री रेडिकल्स जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसके मुताबिक उसकी स्टेबिलिटी भी होगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं वो 3 हैं, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और अब अगर हम इसको यूं लिख दें कि हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, उसके बाद फिर प्राइमरी कार्बो फ्री रेडिकल है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बन है इस फॉर्म में। और अगर हमारे पास अब आगे हम जाएं तो हो जाएगा टर्शरी फ्री रेडिकल कार्बन, ये हुआ टर्शरी फ्री रेडिकल कार्बन। तो जिस तरह हमने कार्बोकेटाइन में समझा उसी तरह इधर भी वही स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, यानी जो मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसके साथ कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। जो प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल है तो ये उसके मुकाबले में मोर स्टेबल होगा, लेकिन लीस्ट स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी लीस्ट स्टेबल होगा टर्शरी से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दी अल्फ़ा हाइड्रोजन के, जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन है उतना वो मोर स्टेबल होगा, उतने उसके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नाउ हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर हाइपर कंजुगेशन ने होना है तो ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके पास जो बॉन्डेड कार्बन है दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, और इसके पास जो है वो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कुछ यूँ लगेगा, दिस इज़ दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, फिर डबल बॉन्ड CH2 इस फॉर्म में। अब यहाँ पे जब हाइपर कंजुगेशन होगी तो इस हाइपर कंजुगेशन में ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है कार्बन का, ये फुली इधर आ जाएगा, जिसके नतीजे में इस कार्बन के साथ जो वैलेंस शेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये लेफ़्ट की तरफ, हमारी राइट की तरफ CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब ये ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन रह गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन बना। नेक्स्ट इज जो है सिंगल बॉन्ड CH2, एंड चूंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए हैं सो इट विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गई है इस अल्कीन में, और अगेन इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी हर हाइड्रोजन हटाते जाओगे और पॉजिटिव चार्ज लगाते जाओगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन में। अब इस हाइपर कंजुगेशन में हम अल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं कंपैरेटिवली। ये हैं ब्यूटीन के 4 आइसोमर्स, ब्यूट 1 इन, सिस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइडीन। स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो सबसे मोर स्टेबल जो है दैट इज़ आइसोब्यूटाइलीन, यानी स्टेबिलिटी कुछ इस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगेन अभी हमने जो हाइपर कंजुगेशन पढ़ा तो वही बात यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। वो कैसे, अगर आप 1 ब्यूटीन में देखोगे या ब्यूट 1 इन तो इसमें अल्फ़ा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो सिस ब्यूट 2 इन है इसके पास जो अल्फ़ा कार्बन है वो 2 हैं और उनके पास 6 हाइड्रोजन हैं। दूसरी तरफ जो ट्रांस 2 ब्यूटीन है तो उसमें भी अल्फ़ा कार्बन जो है वो 2 हैं और उनके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। दोनों में बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन फिर जो हमने पढ़ा स्टीरिक इफ़ेक्ट,
तो स्टीरिक इफ़ेक्ट जो है इन दो मिथाइल ग्रुप को रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल बना देता है और इस नतीजे में सिस ब्यूटूइन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। जबकि यहाँ पे दोनों अपोजिट एंड पे हैं तो इनमें जो स्टीरिक रिपल्शन है वो कम है, जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी मिलती है। अब हम आते हैं आइसोब्यूटाइलिन की तरफ। इधर अगर हम कार्बन देखेंगे तो इसके पास दो अल्फ़ा कार्बन है और उनके पास जो है वो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी मज़ीद ज़्यादा हो गई है। हालांकि यहाँ पर भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है जो सिस टू ब्यूटीन है और ट्रांस टू ब्यूटीन है। यहाँ पे वजह ये कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा बॉन्डेड हैं, यानी एक ही कार्बन के साथ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। यहाँ पे इस कार्बन के साथ अगर आप देख लेंगे तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं और इधर भी जो हैं वो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इस वजह से इसके जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड करेगा। कार्बेनाइंस में हाइपर कंजुगेशन, तो रिमेंबर देयर इज़ नो हाइपर कंजुगेशन इन कार्बेनाइंस। वो इसलिए कि कार्बेनाइंस में अगर हम यहाँ पे देखें CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 विद द नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बेनाइन होता है। इसका अगर हम वहीं स्ट्रक्चर बना दें तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर हुआ CH3 का। फिर अगला जो है वो C है, बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन्स। और अब इसके पास जो p ऑर्बिटल है तो वो एम्प्टी नहीं है और ना ही उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इस नेगेटिव का मतलब है कि नाउ इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस p ऑर्बिटल में अब फर्दर इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे नहीं हो सकती, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से चाहे एक हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते, बिकॉज दिस ऑर्बिटल इज completely filled by 2 electrons. So carbanion show no hyperconjugation.